गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फिनिश हो चुका है। वहां से हमने केमिस्ट्री की कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखी थी कि मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी क्या होती है, क्या सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं और कैसे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हम डिटरमाइन करते हैं। तो वो सारी बेसिक कंसेप्ट हमने वहां से सीखी है, अपना बेस हमने तैयार किया है। अब देखो, जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली एटम से तो हमारा रिलेशन होगा ही केमिस्ट्री में। तो अब हम बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर की। चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, इस साल बहुत से टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूड हुए हैं ड्यू टू दिस एपिडेमिक। ओके, तो उन एक्सक्लूडेड टॉपिक्स की हम बात नहीं करेंगे। एक छोटा सा जनरल सा आइडिया हम उन पर ले लेते हैं। जैसे कि देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर अभी तो आपके सामने कंप्लीट जो है वो डेवलपमेंटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सामने है कि क्या एटम होता है, किस तरह उसमें न्यूक्लियस कहाँ सेंटर्ड होता है। बट जब देखो 18th सेंचुरी में सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल आया था डाल्टन का। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 में। ओके, उसने क्या बताया था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, यानी किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। और एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, और डिस्कवरी हुई। फिर थॉमसन का मॉडल आया 1904 में। थॉमसन ने बताया प्लम पुडिंग मॉडल, जिसे हम कहते हैं कि जो पुडिंग की तरह से एटम होता है जहां पर जो पूरा जो पार्ट है एटम का वो पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन जिसे हम कहते हैं उससे भरा हुआ रहता है और बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक नया मॉडल आया रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, 1911 में, जिससे आप गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो आप पढ़ चुके हो 9th-10th में, जिसमें अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करवाया था गोल्ड फॉइल पर, तब देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में नहीं फैला हुआ, वो बीच में सेंटर्ड है और उसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फिक्स सर्कुलर पाथ में मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव पार्ट है उसका, उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने बताया कि मास ऑफ एटम इज सेंटर्ड इन वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंटर का जो एटम का सारा मास है वो एक बहुत छोटे से रीजन में सेंटर में सेंटर्ड होता है, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। उस न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेरी स्ट्रिक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, इन सर्कुलर पाथ को हम नाम देते हैं ऑर्बिट, याद रखना है हमें। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करते रहते हैं। ऑब्वियसली इनकी एनर्जी फिक्स नहीं रहेगी, लूज होती रहेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी अगर रेगुलर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हुए, ठीक है, ऑब्वियसली काम कर रहा है तो इसकी एनर्जी तो कम होगी ही। तो एनर्जी कम होते होते क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल न्यूट्रल तो नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि इसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये कहाँ गिर जाएगा, सेंटर में जाकर न्यूक्लियस के पास जाकर गिरेगा और उससे कोलैप्स हो जाएगा, न्यूक्लियस से जाकर जुड़ जाएगा। तो वहां पर हमारी जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी, एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा। ऐसा ही होगा अगर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर ये चक्कर लगा रहा है, काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम काम करते हैं तो रेगुलर हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी लूज होती है, हम चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो थक कर बैठ जाने वाला है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, जब एनर्जी लूज कर चुका होगा, थक जाएगा, तो सेंटर पर जाकर कोलैप्स हो जाएगा। इस न्यूक्लियस के साथ, पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स होना चाहेगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। बट ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना थके अपना काम करते रहते हैं, रेगुलर मूव करते रहते हैं इन दिस फिक्स सर्कुलर पाथ। ओके, तो जो हमारा रदरफोर्ड थे उन्होंने ये तो बता दिया कि ऑर्बिट जो है वो फिक्स जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बट वो ये नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कोलैप्स होता, क्यों नहीं जाकर कोलाइड होता, क्यों नहीं न्यूक्लियस के पास जाकर जुड़ता। तो वो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। काफी कुछ उसने हमें समझा दिया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, बट अब भी रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था हमें एटम की स्टेबिलिटी बताने के लिए। अगर ऐसा होगा तो एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा, फिसट जाएगा एटम, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इसी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए देखो एक मॉडल आया 1913 ऑलमोस्ट, बोर्स मॉडल। वो बोर मॉडल से हमारा टॉपिक जो है, हमारा जो
एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, बोर मॉडल से स्टार्ट होने वाला है। बट देखो बोर मॉडल समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, इस ड्यूरेशन में ये सब काम चल रहे थे, सारी थ्योरीज आ रही थी, तो कुछ पर्टिकुलर जैसे मैक्सवेल था, आइंस्टीन थे, ये पर्टिकुलर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट, उन्हीं के डेवलपमेंट से लीड किया गया इसको बोर मॉडल को। तो बोर मॉडल पढ़ने से पहले हमें इस ड्यूरेशन में होने वाले डेवलपमेंट्स को देखना होगा, तभी बोर मॉडल अच्छे से समझ सकेंगे। बोर मॉडल ने इन सारे मॉडल्स की, स्पेशली रदरफोर्ड के मॉडल की जो ड्रॉबैक्स थी कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं करता है, क्यों अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है, बहुत अच्छे से एटम के स्ट्रक्चर समझाने में सक्सेसफुल रहा बोर मॉडल। तो बोर मॉडल को पढ़ने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे। ये जनरल सा आइडिया था हमारा टॉपिक से रिलेटेड। अब मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। So students, before starting Bohr's model, we have to learn about some developments leading to the Bohr's model. उन डेवलपमेंट्स को हमें समझना होगा। दो डेवलपमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू अंडरस्टैंड द Bohr's मॉडल। सबसे पहला है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल नेचर यानी दो तरह का नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है ये भी हम जानेंगे। तो देखो ड्यूअल नेचर क्या है, एक तो ये इनका कहना है कि वेव नेचर यानी वेव की तरह भी प्रोसीड करती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और एक पार्टिकल नेचर होता है, पर्टिकुलर पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो देखो वेव नेचर तो क्या है कि स्विंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लाइक पेंडुलम। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्विंग करती है, ठीक है, ऊपर नीचे पेंडुलम की तरह स्विंग करती है, बैकवर्ड अपवर्ड आती है, तो उसे हम वेव की तरह प्रोसीड करती है। इसे हम कह सकते हैं कि ये इनका वेव नेचर है, यानी इस तरह से आगे ऑसिलेट करती हुई आगे बढ़ती है। और दूसरा है पार्टिकल नेचर, जस्ट लाइक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की फॉर्म में मूव करता है तो ये उस तरह से भी बिहेव करती है। तो ये दो ड्यूअल नेचर है, इन्हें हम समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा डेवलपमेंट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी। उस एटॉमिक स्पेक्ट्रा से भी हमें बोर मॉडल को समझने में हेल्प मिलती है। ये दो डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख लेते हैं। जैसे कि पहला डेवलपमेंट है जो लीड करता है बोर मॉडल को समझने में, वो है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो तरह से बिहेव करती है, वेव लाइक भी उनका नेचर है और पार्टिकल की तरह भी वो एक काम करती है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, इन्हें शॉर्ट में हम EMR भी बोलते हैं। एक जनरल सा आइडिया ले लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में, यानी इस तरह से, ठीक है, पेंडुलम की तरह अप एंड डाउन ऑसिलेट करती हुई मूव करती है, ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। सेकेंड है ट्रांसमिटेड एट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ट्रांसमिटेड एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है आप जानते हो कितनी है लाइट की स्पीड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इसी स्पीड से, ठीक है, ट्रेवल करती है। और कैसे ऑसिलेट होती हुई, यानी ऑसिलेट यानी जो चीज फिक्स नहीं है, ऑसिलेट होती है कभी अप कभी डाउन, इस तरह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट होती है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में और कभी मैग्नेटिक फील्ड में। दोनों फील्ड जनरेट होते हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आगे प्रोसीड करती हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि EMR डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, इन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। यानी वैक्यूम भी होगा ना, जहां कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम भी होगा तो उसमें भी ये ट्रेवल कर लेंगी, ओके। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द ट्रेवल ऑफ EMR आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो दोनों फील्ड जनरेट होते हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती हैं, तो जब ये दो फील्ड जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो दो फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होते हैं। और देखो एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के देखना चाहो तो एग्जाम्पल देखो क्या हो सकते हैं। जैसे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा सनलाइट, ठीक है। सन से रेडिएशन सारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है, और इसके अलावा एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, गामा रेज हैं, और इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव रेज हैं, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्लियर होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ठीक है, वेव की तरह ट्रांसफर करती हैं, ओके। ये और जब भी ट्रांसफर करेंगी तो दो फील्ड जनरेट होंगे, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और EMR को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल आपने देख लिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये मूव करती है। तो देखो सबसे पहले जैसे मान लो
ये हमने क्रिएट किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये वेव होती है, ये रास्ता है जहां से आपकी EMR को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फ्लो करना है। तो ठीक है, अब ये जो आगे ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से ऑसिलेट होगी, इस तरह से वेव फॉर्म में। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका वेव आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के परपेंडिकुलर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई से, हम इसको शो कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी से शो किया जाता है बॉल मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रिएक्ट करेंगे, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों जो फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब EMR आगे प्रोसीड करती है, ट्रैवल करती है, तो दोनों फील्ड जनरेट होते हैं, दोनों फील्ड में अपना रिस्पॉन्स देती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ट्रैवल है इस तरह से शो किया जाता है। ये चीज हमें समझ में आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने इनके देखे। अब आपसे जो डेवलपमेंट आपको बताया था कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो उसी वेव नेचर की हम बात करेंगे। इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने जाना क्या होती है। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही हमें बात करनी है पूरे चैप्टर में, तो हम इनके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात भी कर लेते हैं, फिर हम इनके ड्यूअल नेचर पर चलेंगे। तो देखो, EMR हैज थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। ओके, नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स, आपको पता है कि EMR जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है इस तरह से, तो कितनी वेव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में गुजर रही है, उन वेव्स का नंबर ही क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे मान लो हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ये वाला पॉइंट, कि इस पॉइंट से कितनी वेव्स आ रही है, कितनी वेव्स 1 सेकेंड में इस पॉइंट को पार कर रही है, तो उसे ही हम नाम देंगे, फिर उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसे डिनोट करते हैं न्यू से, इस तरह से बनाते हैं न्यू का साइन। ठीक है, यू करके आप ऐसा उल्टा कर दो, न्यू का साइन इस तरह से बनाया जाता है। ओके, और इसकी फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में या सेकेंड इनवर्स में इसकी मेजर की जाती है, HZ, हर्ट्ज या HZ से इसकी यूनिट होती है इसकी। उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट और फ्रॉम वन ट्रो टू अनदर ट्रो। ओके, डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा से इस तरह लैम्डा का साइन होता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होती है। अब क्रेस्ट क्या है, ट्रो क्या है, तो देखो जब हम देखते हैं कि वेव की फॉर्म में EMR आगे बढ़ रही है, तो कुछ टाइम में तो वो अप साइड जाती है, ऑसिलेट होती है, कुछ टाइम में डाउन साइड जाती है। तो ये जो अप साइड के जो दो पीक्स हैं, इन अप साइड वाले पीक्स को हम क्या नाम देते हैं, क्रेस्ट नाम देते हैं। ठीक है, और डाउन साइड वाले पीक्स को हम ट्रो नाम देते हैं। क्लियर हुई। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहेंगे, इन दोनों के बीच का लैम्डा से शो करेंगे, और जो दो ट्रो हैं, डाउन साइड वाले जो पीक्स हैं, उन दोनों ट्रो के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसे हम वेवलेंथ कहेंगे, लैम्डा से शो करेंगे। ओके, ये चीज क्लियर हुई। तो ये तो वेवलेंथ हो गई, और जब हम लंबाई ही मेजर करें, दोनों के बीच की दूरी मेजर करें, तो जो लंबाई की यूनिट्स होती है वही इसकी यूनिट होगी, जैसे मीटर और सेंटीमीटर। फिर थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वेव नंबर। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होगा, ओके, और डिनोट किया जाएगा न्यू पार्ट से, और इसकी यूनिट जस्ट इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, जो कि आपने वेवलेंथ की यूनिट ली, यानी इसकी यूनिट मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। आई होप EMR आपकी अच्छी तरह से क्लियर हुई। आपको इस चैप्टर में EMR ही बार बार आपके सामने आएंगी, EMR की प्रॉपर्टीज आएंगी, तो इन्हें एक बार अच्छे से देख लो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ड्यूअल नेचर पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।